electric charge and fields, right? Yes. देखो, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी है हम फिजिक्स में दो तरीके से करते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है हमारा डायनामिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जो कि आप मूविंग चार्ज की स्टडी करते हैं, Yes. राइट? इन दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टेशनरी चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, राइट? Yes. करंट इलेक्ट्रिसिटी में Moving. मूविंग चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। 10th क्लास में आप अधिकतर अपनी मूविंग चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए तो थोड़े बहुत। Yes. स्टेशनरी चार्ज की एक्टिविटी आप थोड़ी बहुत वहाँ पर पढ़ के आए हुए होते हो, लेकिन एक्सटेंसिव स्टडी जो है वो हम 12th क्लास में आके करते हैं, राइट? आप स्टेशनरी चार्ज यहाँ पर मूविंग चार्ज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, राइट? Yes. अब चार्ज क्या है, आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, राइट? तो दोनों तरह के चार्ज क्या होते हैं और कैसे आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो चार्ज है, इट इज़ एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इसमें ये पहले से है, इसको किसी ने दी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब एक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक को आप पहले से जानते हैं, मास के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, राइट? कि जहाँ पर मास होगा मैटर होगा और मास नहीं है तो मैटर भी नहीं है। Yes. इसी तरह चार्ज भी हमारा मैटर का इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहीं मैटर है तो देयर मस्ट बी चार्ज एंड मास। मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक के बारे में यू आर वेरी फेमिलियर विद इट, छोटी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी है चार्ज, ये भी मैटर का ही कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कहीं मैटर है तो उसके पास मास भी है और उसके पास चार्ज भी है, लेकिन हम अपने चारों तरफ देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल द मैटर इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। रीज़न इसका ये है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं इफेक्ट को, इसलिए हम सोचते हैं वो न्यूट्रल है। चार्ज मैटर में नहीं होता, हमें ये लगता है, बट ऐसा नहीं है। इक्वल न्यूट्रल होने का मतलब है देयर आर टू इक्वल चार्जेस विच आर अपोजिट टू ईच अदर। तो चार्ज जहाँ पर मैटर है वहाँ चार्ज होगा, और चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर मैटर भी होगा। मैटर चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहली बात समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरे आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये तो फर्स्ट आ गया हमारा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है चार्ज का? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप ऑफ Charges. चार्जेस। और वो कैसे पता चला कि दो टाइप के इंटरेक्शन है। बिटवीन चार्जेस, ठीक है? Yes. कैसा? पहला है अट्रैक्शन और दूसरा है Repulsion. रिपल्शन, राइट? अब देखो, मास की बात करें, मास और मास के बीच में केवल एक ही टाइप का इंटरेक्शन हम जानते हैं, वो है अट्रैक्शन, इसको ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, राइट? Yes, sir. लेकिन मास को कभी रिपेल नहीं करता है, तो इसलिए हमें केवल एक ही टाइप के मास का पता है, क्योंकि एक ही टाइप का एक इंटरेक्शन में देखा है। कभी हमने पॉजिटिव या नेगेटिव मास के बारे में तो नहीं पढ़ा। No, sir. अगर कभी मास एक दूसरे मास को रिपल्सिव करने लगे, इन फ्यूचर कभी ऐसा अगर कोई मास आए तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई दो टाइप के मास होते हैं, बट ऐसा अभी तक है नहीं। लेकिन हमने देखा कि भाई चार्जेस कभी कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं और चार्जेस कभी कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो जिनसे पता चला ये क्यों हो गई, क्योंकि देयर मस्ट बी टू टाइप ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्ज होने चाहिए।
तो फर्दर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर सेम टाइप के चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा, विच इम्प्लाइज दैट there are two types of charges. ठीक है बच्चे, Yes, sir. अब दो टाइप के चार्जेस तो हमें पता चल गए, फिर हमें पता है ये दीज टू टाइप ऑफ चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। कैसे पता चला उसका भी बताता हूँ। Attraction और repulsion से. These two type of charges Are opposite. nullify the effect of each other. Nullify the Effect of each other. effect of each other. कैसे? मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा है, चार्ज ए, और क्योंकि हम पहले से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कहते हैं, तो मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे एक दूसरा हमने टेस्ट चार्ज रखा नेगेटिव। तो ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी की जगह एक सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रख दूँ, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा Yes, sir. और कंसिक्वेंटली ये चार्ज जीरो फोर्स फील करेगा, क्योंकि सेम रिपल्सिव और सेम अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर था, इस दूसरे चार्ज ने इसको नलीफाई कर दिया, Yes. कैंसल आउट कर दिया। तो जब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर है, तो हमने कहा कि देयर दीज टू चार्जेस मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। तो हमने कहा कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसीलिए हमने क्या कहा, बाय कन्वेंशन एक को पॉजिटिव मान लिया और दूसरे को Negative. नेगेटिव मान लिया, राइट। तो दीज टू टाइप ऑफ चार्जेस are opposite to each other. ठीक है। Yes. By convention, we take one charge, यानी कि Positive. चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या कह दिया उसमें हमने, Charge of पॉजिटिव proton. चार्ज ऑफ प्रोटॉन as positive and another उनसा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कह दिया हमने, Negative. नेगेटिव। ठीक है बच्चे, Yes. ये तो हमारी चार्ज की स्टोरी हो गई। आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, आप वहाँ से पोज करके उसको नोट कर लेना, रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी नोट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. आगे चलते हैं। चार्ज की कहानी हो गई, अभी चार्ज की कहानी हमारी शुरू हुई है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी हमारे एटम के अंदर होते हैं। Yes, sir. तो एटम में जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। और जो प्रोटॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये हमारी एटम की अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अब अगर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ते हैं, मान लो हमारे पास ये एक ग्लास रोड है, राइट, Yes, sir. और हमने इसको किसी कपड़े से, स्मूथ क्लॉथ से आपस में रगड़ा, तो कई बार जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, इनकी बाइंडिंग थोड़ी सी वीक होती है, आपको पहले से पता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे दूसरे एटम की तरफ
अट्रैक्ट चले जाएं, उस पर ये जाकर इकट्ठे हो जाएं। तो क्या होगा, एक पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरे पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जिस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वहाँ पर जो हमारा बैलेंस बिगड़ गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आइटम। और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हो जाएगा। इसको कहते हैं चार्ज बाय रबिंग, राइट, चार्ज बाय रबिंग। रबिंग। समझ आ गई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, सर में कंघा करते हैं और वो कंघा हमारा चार्ज हो जाता है, यस। ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और हमारे बाल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, राइट। तो सब चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो चार्ज है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी तक इससे छोटा चार्ज हमें नहीं मिला है, मतलब है इससे छोटा चार्ज लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं है। तो हमें जो चार्ज फ्री स्टेट में मिला वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में ही मिला है। तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है, 2 को कर सकता है, 3 को कर सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, जहाँ पर n क्या है हमारा, n इंटीजर है, राइट। और या फिर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर या तो नेगेटिव चार्ज होगा जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और या ही इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि हमारा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 टाइम 0.5 फ्रैक्शन के चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ ही चार्ज की वैल्यूज पॉसिबल हैं, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझ लेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज एग्जिस्ट ओनली in the amount of integral multiple of charge of an electron. Yes, sir. Charge of an electron, right? ठीक। तो Q है, ये एग्जिस्ट करेगा n इंटू ई, जहाँ पर E क्या है, E है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, जिसको कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हम लेते हैं, बिकॉज हमारी चार्ज की असाइन यूनिट है कूलम, राइट, ठीक है। Q हमारा टोटल चार्ज है। अब जो टोटल चार्ज है उसकी कुछ ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं भाई। चार्ज की वैल्यू तो हमारी 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी अमाउंट हो सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, बट ये चार्ज की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर 1000 टाइम 0.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देना है तो हम ये चार्ज को कभी दे नहीं पाएंगे। हम या तो उसको 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे पाएंगे या 1001 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे पाएंगे, इसके बीच में चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज बढ़ता जाता है, ध्यान से देखना, तो वो स्टेप वाइज बढ़ता है, ठीक है। कैसे, इतना है, इतना, इतना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना चार्ज किसी पर नहीं बढ़ेगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि कुछ पैकेट्स की फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही चार्ज की पॉसिबल हैं, सारी वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है। लेकिन
जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये हमारी डेली लाइफ में हमें अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन डेली लाइफ और प्रैक्टिकली हमें मान के चलते हैं कि चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि जो क्वांटाइजेशन की यूनिट है इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी है। तो प्रैक्टिकली हम ये मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली it is taken as any value of charge is possible. टू 2.5 कूलम, 2.51234 कूलम पॉसिबल है। क्यों? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो क्वांटाइजेशन की यूनिट है इट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी है। बिकॉज unit of quantization is वेरी स्मॉल। very small। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, राइट? ठीक है, सॉल्यूशन देख लेंगे, बड़ा सिंपल है भाई। Q हमें दे दिया है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास, ये याद रखना आपको, कई बार दिया होता है कई बार नहीं भी दिया होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू NE, Q है 1, N फाइंड करना है, 1 है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो N वुड बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19, तो 1/1.6 इक्वल्स टू टाइम्स 10⁻19 6.25 और 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर उसमें होंगे। ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लाइक कि एन ऑब्जेक्ट transferred 2.6 into 10⁻20 electrons to object B and object A ले लेते हैं इसको, object B, find the charge on both the object। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेना एक बार। कैसे करेंगे? Q हमें गिवन है, Q हमें फाइंड करना है। N कितना है? 2.6 × 10⁻20 और E कितना है? हमें E पहले से पता है, इंटू 10⁻19। अब क्या होगा? Q इक्वल्स टू N टाइम्स E करेंगे तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से आसान क्वेश्चन चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? सर, जो हाँ। पहले वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक साइड डेफिसिट हो गया और एक साइड गेन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का? हाँ बिल्कुल। अभी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ए पे क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ऑब्जेक्ट बी पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जो चार्ज आएगा वो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, Yes, sir. और जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी Same वो आपकी इसी तरह से आएगी, सेम। तो आपको एक आंसर में लिखना है कि ऑब्जेक्ट ए हैज़ पॉजिटिव दिस चार्ज, ऑब्जेक्ट बी हैज़ नेगेटिव ऑफ दिस चार्ज। समझ आ गया? इस तरह से आपको ये लिखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कई बार ये ऑप्शन में भी आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, एक के आगे पॉजिटिव और दूसरे के आगे नेगेटिव लिखा होगा, और पूछा ऑब्जेक्ट ए का क्या चार्ज है, तो वहाँ पे आपको देख लेना है। कई बार गलती से
कोई भी वैल्यू असाइन कर देना न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए, उसका साइन भी कई बार देखना होता है, ठीक है। बढ़िया। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब है चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चार्ज दे दिया, वी हैव प्रोड्यूस सम चार्ज, पर ऐसा नहीं है। जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उसके पास पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही थे इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो न्यूट्रल था। उसको हमने या तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में दे दिया है या वहाँ से नेगेटिव चार्ज कुछ निकाल लिया है, या फिर उसको पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में दे दिया या फिर पॉजिटिव चार्ज कुछ निकाल लिया जिसकी वजह से वो चार्ज हो गया है। Yes. तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज या चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। Yes. ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आता है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ हमारा फर्स्ट लॉ है। इसमें ये क्या कहता है समझ लेते हैं। कूलम्स लॉ हमें बताता है, देखो ये तो हमें पता चल गया कि भाई चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज वो रिपल करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कितना करते हैं ये अभी हमें नहीं पता चला। कितना करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट कूलम ने बताया कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, लेटर से एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q1 जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ऑफ देयर ज्वाइनिंग, कि उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगाएंगे। कि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगा उसमें और उसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस अलोंग द लाइन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो इस पर F1 फोर्स लग रहा है और इस पर F2 फोर्स लग रहा है, तो एक तो कूलम्स ये F1 और F2 दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो कूलम्स लॉ है वो एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है। तो जितना चार्ज Q1 ने Q2 पर लगाया है, Q2 ने भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट फॉलोज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पहली बात। दूसरी बात, कितने होंगे वो हमें कूलम ने बताया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मान लो हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है और लेटर से वो F के बराबर है, ठीक। तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के बराबर उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी स्क्वायर के। Yes. जब इन दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया तो हमें रिजल्ट मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और लगाएंगे तो एक हमने कांस्टेंट लिया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बता देता है दो चार्जेस के बीच में, कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। डायरेक्शन के बारे में भी तो मैंने वर्बली आपको बताया है कि अलोंग द लाइन ऑफ देयर ज्वाइनिंग, या तो वो उसके बाहर की तरफ होगा अगर रिपल कर रहे हैं, और या फिर वो अंदर की तरफ होगा अगर दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
लेकिन होगा अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। और ये जो है कूलम्स लॉ, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को प्रिसाइसली हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है। यस। अगर चार्ज इतना बड़ा है तो उसकी पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए ये कूलम्स लॉ डिफाइंड नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर SI यूनिट्स में अगर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ के आसपास होती है SI यूनिट्स में। समझ आ गया? यस। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट्स के आसपास। समझ आ गया बच्चे? यस। ठीक है। ये हमारा आ गया कि भाई इस तरीके से तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कूलम्स लॉ की एक दूसरी फॉर्म भी है, वेक्टर फॉर्म, जिसमें न केवल हमें फोर्स के बारे में पता चलता है कि बल्कि उसके डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। वो हमारे पास कई बार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, राइट? तो वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म भी समझ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देखो, अब इसमें मान लो हमारा Q1 चार्ज है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है हमारा R1। ठीक है, ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, राइट? यहाँ पर हमारा दूसरा चार्ज है Q2, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, ये R2 हमारा इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब मान लो दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ये इनको मिलाने वाली लाइन हो गई। यस। इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा, राइट? ठीक है बच्चे, मान लो इस पर फोर्स लग रहा है F2 और इस पर फोर्स लग रहा है F1। ठीक है। अब अगर मैं F2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस होगी हमारी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। होगी कि नहीं होगी बच्चे? भाई हमने क्या किया, हमने R2 वेक्टर से R1 वेक्टर को माइनस करेंगे। जब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो पोजीशन का डिफरेंस आ जाएगा। यस। ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये वेक्टर है R2 माइनस R1, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, राइट? तो जो F2 को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो F2 का मैग्नीट्यूड, अभी मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये दोनों वेक्टर हैं और इनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। तो अभी इसमें डायरेक्शन नहीं पता चला, अभी इसका क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं इसमें डायरेक्शन भी लाना चाहूँ तो मुझे एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर। भाई इधर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का नाम है वेक्टर F2। अब इस यूनिट वेक्टर का पता करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर हमारा होगा अलोंग दिस लाइन, इस तरफ, ठीक? मतलब R2 माइनस R1 की डायरेक्शन में। हाँ, उसी डायरेक्शन में तो F2 है हमारा। भाई जिस डायरेक्शन में R2 माइनस R1 वेक्टर है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स है। यस सर। तो हमें यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर मैं R2 माइनस R1 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा?
यस सर। तो ये वेक्टर हमारा, ये जो यूनिट वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन को, और इसकी जगह अगर मैं ये रख दूँ कि भाई 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई वेक्टर R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर R2 माइनस R1 को डिवाइड कर दिया इसके ही मैग्नीट्यूड से, R2 माइनस R1 के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये तो वेक्टर n आ गया, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर हमारे पास का ये F2 वेक्टर आ गया। यस और नो? यस सर। आ गया। तो अब क्या किया हमने कूलम्स लॉ में न केवल मैग्नीट्यूड बताया है बल्कि हम उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करने में सक्षम हो गए हैं, राइट? समझ आ गया? तो ये हम कंप्लीटली एक्सप्रेस फॉर्म है, इसमें हम जो फोर्स लग रहा है उसका ना केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं बल्कि उसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमारे पास कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म है। इसमें समझ आ गया आपको बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ। अब क्योंकि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको पहले से आता है, आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, तो आगे हम रेयरली इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, फोर्स को, जो भी कूलम फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसको 2 डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेंगे और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसका फाइंड कर लेंगे, या दो फोर्स अलग अलग फाइंड करेंगे तो उनको फिर आपस में ऐड कर लेंगे। तो ऐसा हम करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चन में। आप ये पहले बताओ, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आगे कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बढ़िया। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1। नोटबुक है आपके पास? यस सर। ठीक है, नोटबुक निकाल लो, उसमें आपको कई बार सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, तीसरा चार्ज है Q और चौथा चार्ज है Q। ये चारों के चारों चार्ज एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। स्क्वायर की साइड है A, राइट? स्क्वायर की साइड है A। तो आपको फाइंड करना है कि भाई ये जो हमारा फोर्थ चार्ज है, या कोई भी एक कॉर्नर का चार्ज ले लो, मान लो हमने ये चार्ज ले लिया, इस चार्ज पर टोटल फोर्स फाइंड करना है। सेम टाइप के चार्जेस हैं सारे के सारे, तो टोटल फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। ये फाइंड करना है आपको, ठीक है? तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। अब फोर्स जो है हम फाइंड करेंगे F1 और F2 की फॉर्म में। पहले तो हम इस पर फोर्स लगेगा F1, ठीक है, इस चार्ज की वजह से, राइट? दूसरा फोर्स लगेगा इस पर लेटर से F2, किसके? इस चार्ज की वजह से, राइट? तीसरा फोर्स लगेगा अलोंग द डायगोनल F3, किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से। समझ आ गया? अलोंग द डायगोनल आपका ये फोर्स लगेगा। आगे पास 3 फोर्स आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि स्क्वायर है तो ये आपका एंगल 45 डिग्री आएगा। यस सर। ये भी एंगल 45 डिग्री आएगा, यस सर। ठीक है? अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, रीज़न ये है कि जो कंसर्निंग चार्जेस हैं वो भी आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है। Yes, तो sir. अगर 2 चार्जेस हैं जिनके बीच में 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच में कहीं आएगा। Yes. क्योंकि जो पैराग्राम लो से ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करो, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फिर इनका रिजल्टेंट फाइंड करो विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आसानी से मिल जाएगा। Yes, sir. और अब क्योंकि आपके पास एक वेक्टर F3
और एक दूसरा वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर आएगा F1 और F2 का, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यस सर। तो उन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड करके फाइंड कर सकते हो और रिजल्ट में आंसर में लिख सकते हो कि एट द एंगल ऑफ 545 और अलोंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दिस मच फोर्स आपका आएगा। समझ आ गया? तो जल्दी से उसको फाइंड करके बताओ कितना होगा। ठीक है, ये एक रिजल्टेंट है सर। सर डायरेक्ट पता है √2f। √2f √2f है ना? अच्छा, ठीक है, बढ़िया। आगे जाओ। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो F1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? k² K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। यही हमारी F2 की वैल्यू भी होगी। अब F1 और F2 दोनों हमारे इस डायरेक्शन में हैं। पाइथागोरस थ्योरम से अगर दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ए हैं, तो जो ये होगा हाइपोटेन्यूज वो √2a के बराबर होगा। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं F1 प्लस F2 को ऐड करना चाहूँ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, तो यह जाएगा √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 जो कि KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। अब अगर F3 को फाइंड करना चाहूँ तो K टाइम्स Q स्क्वायर डिवाइड बाई √2a का स्क्वायर, यस सर। जो कि आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, राइट। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड आया है। तो अगर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो जब हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, राइट। यस सर। तो ये आ जाएगा हमारा KQ स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे, KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर और 1/2 प्लस √2 यहाँ पर छोड़ देंगे। ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन इसके आसपास आ रहा है, उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको इस फॉर्म में आंसर लाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, अच्छा ये हो गया, बहुत अच्छे। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर हम ले रहे हैं कि भाई 1.2 कूलम चार्ज is placed at a distance 2 meter from another charge of same amount. Find out force between them.
Q1 Q2 by R square. यस, फाइंड करो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से फाइंड करेंगे। आ गया, ठीक है बच्चे। के की वैल्यू हमारी असाइनमेंट में 9 इंटू 10⁻9 है, मल्टीप्लाई Q1 1.2, Q2 1.2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देख लेंगे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान रखेंगे। 0.6 9 इंटू 10⁻9 टाइम्स 0.36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 9 3 27, 7 और 5 12, 320, 3.24 Yes. टाइम्स 10⁻9 न्यूटन, विच इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स, बहुत ह्यूज फोर्स है। ठीक है, तो ये 23 kg। ठीक है, अब इसलिए जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है चार्ज का, इसलिए माइक्रो कूलम चार्ज की यूनिट को हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब आगे एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दो स्फीयर्स हैं जिन पर चार्ज है Q और दूसरे पर चार्ज है 3Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। ठीक, समझ आ गया? Yes, sir. बल्कि इसको 4Q ले लेते हैं, 4Q। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है। अब ध्यान से समझना, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम इनको एक स्फीयर ले रहे हैं। हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा है पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन यहाँ पर हम स्फेरिकल चार्जेस ले रहे हैं। तो बाई चांस जो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम आगे पढ़ेंगे, वही एक पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। स्फीयर के बाहर जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेम वैसा ही फील्ड स्फेरिकल चार्ज का भी होता है। इसलिए एक स्फेरिकल चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि जैसे एक पॉइंट चार्ज हो, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ, उसके सेंटर पर रखा हुआ हो। ये भी स्फेरिकल चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे रखा है। रीज़न क्या, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि स्फेरिकल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होता है। तो इसलिए हम जब इन स्फेरिकल चार्ज पर कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके सेंटर पर टोटल चार्ज रखा हुआ है और वो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हाफ ऑफ द if half of the charges of sphere B is transferred to A, right, कर दिया ट्रांसफर, by the force between them becomes n time the previous force। ठीक, फाइंड m। क्वेश्चन समझ आया बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो करना चाहोगी या एक बार आपको बता दूं कैसे करना है?
देखो, मान लो इनके बीच में हमारा डिस्टेंस r जो हमें पहले से गिवन है, तो जो प्रीवियस फोर्स है वो है हमारा F, कितना है k q टाइम्स 4q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, करेक्ट। अब बाद में जो फोर्स n टाइम f हो गया है वो कितना है, वो यहाँ पर हाफ ऑफ द चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3q यहाँ पे कितना हो गया 2q 2q, राइट। तो एन एफ कितना है, k 3q टाइम्स 2q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कितना है 3 टू जा 6 q स्क्वायर k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। तो n की वैल्यू चाहिए, एन एफ बाई एफ करेंगे तो क्या k q स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। 1.5। समझ आ गया, क्लियर, ये दिक्कत। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ठीक है, या अभी नोट कर लो, उसमें तो आपको टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ। ऐसे ही क्वेश्चन कूलम्स लॉ में आएंगे, तो इसमें आपको ये 10 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है पेज नंबर 88 पर, ये करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा आपको मैं कम ही कार्य देता हूँ और कम ही पढ़ाता हूँ, रीज़न वाइज आप थोड़ा सा लोड ना दीजिए। फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। इसके क्वेश्चंस आप इसमें से कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।